हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो आपका चैप्टर 5 है इलेक्ट्रिक ड्राइव। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक दिए गए सभी टॉपिक को इस मैराथन क्लास में हम कवर करेंगे। सभी टॉपिक को वन बाय वन करके बताएंगे और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि आपको सभी टॉपिक समझ में आ जाए। तो आप लोग इस मैराथन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए जो भी फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, सभी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चालन। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो वैद्युत चालन करके ही आएगा, आप लोग इसको समझ लेना। ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है एक प्रकार का प्रोपल्सन सिस्टम होता है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं किसी वस्तु को गति देने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वाहन या अन्य वस्तुओं मशीनों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना जो कि विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होती है। कहने का मतलब एक ऐसी डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर यांत्रिक भारों को रेखीय अथवा घूर्णन गति प्रदान करती है, वैद्युत चालन कहलाती है। तो सरल शब्दों में इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जहां इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मशीन या वाहन को चलाने के लिए। इलेक्ट्रिक ड्राइव के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रिक ड्राइव का एक सामान्य उदाहरण है इलेक्ट्रिक वाहन, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार हो गया, इलेक्ट्रिक बाइक हो गया या फिर इलेक्ट्रिक बसें। तो अगर इसको हम डेफिनेशन देना चाहें तो ऐसी डिवाइस जो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर यांत्रिक भारों को रेखीय तथा घूर्णन गति प्रदान करती है, इसको हम इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बताया रेखीय तथा घूर्णन गति, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे वो आपका रेखीय भी हो सकता है और मतलब कि लीनियर भी हो सकता है और रोटेशनल मोशन भी इसमें हो सकता है। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक ऊर्जा के लिए इसमें इनपुट ऊर्जा के लिए हम इलेक्ट्रिक सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव का डिफिनेशन। इलेक्ट्रिक ड्राइव होता क्या है, इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर आप चित्र में इलेक्ट्रिक ड्राइव का ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे होंगे। एग्जाम में अगर ये वैद्युत चालन के बारे में लिखने के लिए आता है तो वैद्युत चालन को आपको एक्सप्लेन करना है और ये ब्लॉक डायग्राम बना देना है। ठीक है, इसके ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से ब्लॉक है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सोर्स है, पावर मॉड्यूलेटर है, मोटर है, फिर लोड है। पावर मॉड्यूलेटर से जो कनेक्ट है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से आपका इनपुट कमांड। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के से सेंसिंग यूनिट भी कनेक्टेड होता है। अब देखते हैं इसका हम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव के कई सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि यह कम चलने की आवाज़। ठीक है, कम चलने की आवाज़ यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं वो चलते समय कम शोर उत्पन्न करते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में। इससे ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है आपका प्रदूषण कम। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं पेट्रोल या डीजल के मुकाबले कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं क्योंकि विद्युत मोटरों के किसी प्रकार के हानिकारक ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें आपका बिजली की उपयोगिता। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव के व्हीकल होते हैं चलाने के लिए इसमें पेट्रोल या डीजल के लागत की तुलना में ये कम होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और एडवांटेज हैं, उसको आप यहाँ हेडिंग में हमने आपको बताया है, आप हेडिंग बनाकर और भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसका प्रारंभिक लागत जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है और इसमें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसको हम कंट्रोलिंग इसका आसानी से कर सकते हैं, स्वचालित नियंत्रण ऑटोमेटिक इसका कंट्रोलिंग जो है संभव है। रिड्यूस एमिशन क्वाइट ऑपरेशन, मतलब बिल्कुल शांत ऑपरेशन होता है इसका, बहुत ही मतलब कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद इसका है एनर्जी एफिशिएंट और इसका स्मूथ एक्सीलरेशन। तो ये इसके एडवांटेज हैं, एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल लोड्स, इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मोटर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी कि हम इलेक्ट्रिक ड्राइव के तौर पर कौन से टाइप के मोटर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कई प्रकार के अनुप्रयोगों में, कई प्रकार के एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में कई प्रकार के मोटर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला है आपका इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर का व्यापक रूप से हम औद्योगिक अनुप्रयोगों में उनकी मजबूती, विश्वसनीयता और कम लागत के कारण उसका उपयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो होता है पंप हो गया, पंखे, कंप्रेसर, कन्वेयर सिस्टम आदि में किया जाता है। इसके बाद दूसरा है आपका स्टेपर मोटर। तो बहुत सारे एप्लीकेशन में स्टेपर मोटर का प्रयोग इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में हम करते हैं। स्टेपर मोटर का प्रयोग जो होता है वो सीएनसी मशीन, 3D प्रिंटर, रोबोटिक्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आदि में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दिष्ट धारा शंट मोटर। इसके बाद है आपका दिष्ट धारा शंट मोटर। तो देखिए जो डीसी शंट मोटर है वो एक प्रकार का डीसी मोटर ही होता है।
इसमें आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो जुड़ी होती है। और जो मोटर होता है दिष्ट धारा शंट मोटर, यह अपनी स्थिर गति कांस्टेंट स्पीड के कारण जानी जाती है। देखिए जो डीसी शंट मोटर होता है इसका उपयोग हम विभिन्न अनुप्रयोगों में इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में करते हैं। कुछ सामान्य अनुप्रयोग जहां डीसी शंट मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में किया जाता है वो इस प्रकार से हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में, कन्वेयर एंड बेल्ट ड्राइव में, मशीन टूल में, पेपर मिल एंड रोलिंग मिल्स में हम दिष्ट धारा शंट मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एसी मोटर के बारे में बताते हैं आपको, जिनका यूज़ हम इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में करते हैं। तो देखिए एसी मोटर का उपयोग हम सामान्यतः उनकी इफिशियंसी, रिलायबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी के कारण विभिन्न अनुप्रयोगों में इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक इंडक्शन मोटर हो गया, थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम कुछ डीसी मोटर के बारे में बताते हैं आपको। कुछ ऐसे डीसी मोटर होते हैं जिनका उपयोग हम इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में करते हैं। तो डीसी मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में क्यों करते हैं? डीसी मोटर को उसकी सिंप्लिसिटी, कंट्रोलेबिलिटी और एफिशिएंसी के कारण विभिन्न अनुप्रयोगों में इलेक्ट्रिक ड्राइव के रूप में उसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपका हो गया डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर। ठीक है, अब देखिए आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट टॉपिक है जनरल आइडिया अबाउट द पावर ट्रांसफर बाय डायरेक्ट कपलिंग बाय यूजिंग डिवाइस लाइक बेल्ट ड्राइव, गियर, चेन ड्राइव etc। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र होता क्या है। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए एक सिंपल सिनेरियो हम इमेजिन करते हैं, एक सिंपल सा सिनेरियो इमेजिन करते हैं क्या, जिसमें आपके पास मान लीजिए एक ड्राइविंग सोर्स के रूप में एक इलेक्ट्रिक मोटर है और आप एक मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टीज़ में एक कन्वेयर को घुमाने के लिए मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र का उपयोग करना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार से चित्र में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो बेल्ट ड्राइव का अगर यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं तो इस केस में आप एक बेल्ट ड्राइव सिस्टम का यूज़ करते हैं हम पावर को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद गियर का एग्जांपल लें तो यहाँ पर देखिए जैसे इसमें अगर मोटर है आपका ये चल रहा है तो पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर हम एक और लगाएंगे तो क्या होगा, पावर का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में आपको क्या लिखना है, देखिए जहाँ पर ऊर्जा को हम उत्पन्न करते हैं वहाँ से कार्यस्थल पर मशीनों को चलाने के लिए यांत्रिक शक्ति को संचारित करने की को यांत्रिक शक्ति संचरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस भी स्थान पर पावर को जनरेट किया जाता है वहाँ से जिस स्थान पर हमको कार्य की आवश्यकता होती है उस स्थान पर मैकेनिकल पावर को ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, मैकेनिकल पावर ट्रांसफ़र कहलाता है। तो लगभग सभी प्रकार की जो यांत्रिक मशीनें जो ऊर्जा उत्पन्न करती हैं उनसे हमें क्या होता है, रोटेशनल पावर मिलता है, जिसे कार्यकारी मशीनों को चलाने के लिए विभिन्न विधियों द्वारा शक्ति संचालित की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे विद्युत मोटर द्वारा उत्पन्न घूर्णन शक्ति से शाफ्ट, कपलिंग, गियर ट्रेन, पट्टा, पुल्ली आदि की सहायता से कार्यकारी मशीन मतलब जिस भी मशीन को हम चलाना चाहते हैं उसको हम चलाते हैं। और डायरेक्ट कपलिंग की बात करें अगर यहाँ पर तो डायरेक्ट कपलिंग द्वारा हम पावर ट्रांसफर में दो या दो से अधिक उपकरणों का यांत्रिक कनेक्शन शामिल होता है। और डायरेक्ट कपलिंग के कई तरीके होते हैं, जैसे बेल्ट ड्राइव हो गया, गियर ड्राइव हो गया, चेन ड्राइव। तो एग्जाम में आएगा तो इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेल्ट ड्राइव जैसे क्या होता है, एक बेल्ट ड्राइव सिस्टम में क्या होता है, एक बेल्ट होता है इसमें, और बेल्ट ड्राइव का उपयोग हम यांत्रिक रूप से दो या दो से अधिक घूर्णन शाफ्ट को चलाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं जो अधिकतर एक दूसरे के समानांतर होते हैं। और बेल्ट ड्राइव का उपयोग गति के स्रोत के रूप में सरलता से बल संचारित करने के लिए या ट्रांसमिट गति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यह आपका बेल्ट ड्राइव यहाँ पर ऐसे गियर होगा, चेन एंड स्प्रॉकेट्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक लोड, यानी कि डिफरेंट टाइप के डोमेस्टिक लोड के लिए हम मोटर का चयन किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो देखिए विभिन्न प्रकार के डोमेस्टिक लोड के लिए मोटर का चयन करते समय लोड का रिक्वायरमेंट, पावर कंजप्शन, एफिशिएंसी सहित कई फैक्टर पर कंसीडर करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए आप विभिन्न प्रकार के उपकरणों में हम विद्युत मोटरें निम्न प्रकार की होती हैं। सीलिंग फैन में देखिए बात करें तो छत के पंखों में सामान्यतः हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। इन मोटर की कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर या फिर सैडल पोल मोटर के नाम से भी जाना जाता है। सीलिंग फैन में हम इस्तेमाल की जाने वाली मोटर 50 से 75 वाट की पावर रेटिंग वाली होती है। फ्रिज रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ करते हैं सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट AC इंडक्शन मोटर। फिर वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है सैडल पोल AC इंडक्शन मोटर।
वातानुकूलन यानी कि एसी में यूज होता है। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एसी इंडक्शन मोटर। जूसर मिक्सर ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर का यूज होता है। घड़ी हो गया, टेप रिकॉर्डर एंड प्लेयर में सिंक्रोनस मोटर का यूज होता है। वाटर पंप में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, जिनकी पावर रेटिंग जो होती है कुछ वाट से लेकर कुछ किलोवाट तक होती है। घरेलू आटा चक्की की बात करें तो वहाँ पर हम सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। तो कौन सा घरेलू उपकरण है और कौन सा मोटर है ये आपको याद रखना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, जैसे कि IMRE में पूछा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ ड्राइव फॉर एप्लीकेशन सच एज। ठीक है, तो सामान्य वर्कशॉप, टेक्सटाइल मिल, पेपर मिल, स्टील मिल, प्रिंटिंग प्रेस, क्रेन और लिफ्ट जैसे अनुप्रयोगों के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव का चयन करते समय कई फैक्टर पर कंसीडर करने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर बात करें हम जनरल वर्कशॉप में, तो कर्मशाला में प्रयुक्त मशीन, ब्लोअर फैन जैसे कि फिलिंग मशीन, मशीन टूल, अगर आप लोग वर्कशॉप में गए होंगे तो इस प्रकार की मशीन देखे होंगे, मशीन टूल हो गया, इन सब में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं DC शंट मोटर या फिर DC कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कर्मशाला के लिए ड्राइव का चयन करते समय कई कारकों पर कंसिडर करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि पावर रिक्वायरमेंट हो गया, कंट्रोल ऑप्शन हो गया, एफिशिएंसी हो गया और एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, अब बात करें अगर हम टेक्सटाइल मिल का, तो देखिए टेक्सटाइल मिल में हम AC स्लिप रिंग प्रेरण मोटर तथा DC मोटर का प्रयोग होता है। इसमें देखिए टेक्सटाइल मिल में ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कपड़ा मिल में मोटर का चयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि स्पेसिफिक प्रोसेस हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, स्पीड कंट्रोल नीड्स हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब पर निर्भर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका पेपर मिल। तो देखिए पेपर मिल एक औद्योगिक सुविधा है जहां पर कागज का उत्पादन होता है। पेपर मिल में स्थिर गति से चलने वाली मोटरें, प्रेरण मोटर, सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग होता है। पेपर मिल के लिए ड्राइव का चयन करते समय कई कारकों पर कंसीडर करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका हाई टार्क हो गया, रोबुस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्टील मिल की। देखिए स्टील मिल में भी हम सिंक्रोनस मोटर का यूज़ करते हैं। इसके ड्राइव का चयन करते समय भी हम निम्न फैक्टर पर कंसीडर करते हैं, जैसे हाई पावर मोटर हो गया, ओवरलोड कैपेसिटी हो गया, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर हम कंसीडर करते हैं। इसी प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस भी है आपका। प्रिंटिंग प्रेस एक यांत्रिक उपकरण होता है जिसका उपयोग हम बड़े पैमाने पर मुद्रित सामग्री जैसे किताबें हो गया, समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में जो सिंपलिक इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस के लिए ड्राइव का चयन करते समय निम्न फैक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे पावर रिक्वायरमेंट, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, स्पीड एंड प्रिसिशन और मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद क्रेन एंड लिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर आपका शायद एक दो टॉपिक और बचा है आपका, एप्लीकेशन ऑफ फ्लाई व्हील। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लाई व्हील के अनुप्रयोगों को लिखिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ्लाई व्हील होता क्या है। ठीक है, देखिए जो फ्लाई व्हील होता है आपका एक प्रकार का ये मैकेनिकल डिवाइस है जो रोटेशनल एनर्जी स्टोर करके रखता है और उससे बाद में इस्तेमाल करने की कैपेसिटी कर रखता है। ठीक है, यानी कि जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो इसको स्टोर करके रखता है फ्लाई व्हील, और उसको यह बाद में इस्तेमाल करने की कैपेसिटी रखता है। यह डिवाइस जो होता है इनर्टिया के सिद्धांत पर काम करता है। जब एक फ्लाई व्हील को हम एनर्जी देते हैं जैसे एक मोटर से, तो वो एनर्जी क्या होती है उसमें स्टोर हो जाती है, और जब ज़रूरत पड़ती है वो स्टोर एनर्जी रिलीज करके काम कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। फ्लाई व्हील एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका उपयोग रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें एक हैवी डिस्क या व्हील होता है जो एक एक्सेल पर यानी कि अक्ष पर लगा होता है और फ्रीली रोटेट कर सकता है। जब एनर्जी को फ्लाई व्हील पर लगाया जाता है जैसे इंजन या मोटर के माध्यम से, यह ऊर्जा को अपनी घूर्णी गति में गतिमान और संग्रहित करता है। ठीक है, यहाँ पर आप चित्र में ये फ्लाई व्हील आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, फ्लाई व्हील के विभिन्न उद्योगों में कई अनुप्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो जनरेटर में या इंजन के साथ एक भारी भरकम स्टील के पहिए को आपने जरूर देखा होगा, जो इंजन के शाफ्ट के साथ अटैच होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील जो होता है कास्ट आयरन या फिर नोडुलर आयरन या फिर स्टील या एल्यूमिनियम का बना होता है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें अगर हम, तो रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करने और रिलीज करने की क्षमता के कारण फ्लाई व्हील के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोग हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल के इंजन में इसका उपयोग कारों या किसी ऑटोमोबाइल में होता है, पवन टरबाइन में होता है, ऊर्जा को स्टोर करने के लिए मोटर चालित जनरेटर के साथ होता है, दिशाओं को नियंत्रित करने के लिए कई उपग्रहों में होता है। कई मोटर चालित जनरेटर ऊर्जा भंडारण के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग करते हैं। आधुनिक समय में लोकोमोटिव प्रोपेल्शन सिस्टम में भी फ्लाई व्हील का ही यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कुछ हेडिंग है, इस हेडिंग के माध्यम से आप लोग और लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज हो गया और मैकेनिकल सिस्टम में, एनर्जी पावर एनहेंसमेंट में, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेक्शन ऑफ मोटर
आर डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ठीक है, तो घरेलू मोटर के लिए घरेलू जो उपकरण हम घरों में यूज़ करते हैं, अगर उनके लिए हमको मोटर का चयन करना हो तो उस समय भी कई फैक्टर पर कंसीडर करने की आवश्यकता होती है। बेसिकली इस टॉपिक में हमको यही पढ़ना है। तो पहले आपका पावर रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि उपकरण को दक्षतापूर्वक अगर हम ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसका पावर रेटिंग कितना होना चाहिए। तो अपने कार्य के हिसाब से जितना हमको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम पावर रेटिंग या वाटेज जो है निर्धारित करता है, और यह एक मोटर को सिलेक्ट करने में काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसमें हम मोटर टाइप। तो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए हम विभिन्न प्रकार के मोटर उपयुक्त होते हैं। सामान्य मोटरों में इंडक्शन मोटर, ब्रश डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर का प्रयोग होता है। अब बात करें अगर हम इसकी इफिशियंसी की, तो बिजली की खपत को कम करने के लिए उच्च दक्षता वाले रेटिंग मोटर का हम चयन करते हैं। इसके अलावा हम रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी भी देखते हैं, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन भी देखते हैं कि जो मशीन में हम मोटर यूज़ करेंगे वो रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी में किस प्रकार से है, नॉइज़ तो अधिक नहीं करता है, इसकी कॉस्ट को भी देखते हैं, और उसमें क्या सेफ्टी है कि क्या जो मोटर बनाई गई है सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हम देखते हैं। अगर बात करें हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो इसका यूज सिंगल सीलिंग फैन, फ्रिज, एयर कंडीशनर में होता है। सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो रिकॉर्ड प्लेयर, छोटे पंखों आदि में होता है। यूनिवर्सल मोटर की बात करें तो मिक्सर एंड ग्राइंडर में, वॉशिंग मशीन हो गया, वैक्यूम क्लीनर में। इसके बाद रिपल्सन मोटर की बात करें तो छोटे कंप्रेसरों, पंप आदि में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसमें से भी 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज के इस मैराथन क्लास में केवल इतना ही। अब एक मैराथन क्लास हो सकता है और आए, जिसमें हम आपको जो आपका इलेक्ट्रिक बिल्डिंग है और आपका जो रेफ्रिजरेटर वाला चैप्टर है, एसी और रेफ्रिजरेटर जिसमें, उस टॉपिक को हम चैप्टर 4 का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर। पहले चैप्टर का नाम अच्छे से समझ लीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पता चल जाए कि किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए चैप्टर 4 जो है वो है आपका, जो आप घरों में फ्रिज देखते होंगे और एसी देखते होंगे, जो एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग, और वाटर कूलर जो देखते होंगे, मतलब फ्रिज, एसी और कूलर, इन तीनों ही चीज़ों से ये चैप्टर संबंधित है। और इन तीनों उपकरण यानी कि फ्रिज, एसी और वाटर कूलर में कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होता है, ये कैसे काम करते हैं, इनका सिद्धांत, यही 3 से 4 चीज़ इस चैप्टर में दिया गया है। और चैप्टर काफ़ी छोटा है। देखिए यहाँ पर 8 पीरियड का चैप्टर है, तो केवल 1 से 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे और उसका आंसर भी बता देंगे। आपको रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे। आप वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना आपको प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनिंग, फिर पढ़ना है डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग एंड वाटर कूलर, मतलब रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत क्या होता है, एयर कंडीशनर क्या क्या होता है और वाटर कूलर का, इन सभी का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर आपको इसके जो प्रिंसिपल होता है उसको समझाना है। तो चलिए हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2। केवल 2 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पहला मैराथन क्लास है। इसके बाद से हम लंबा वीडियो बनाएंगे, उसमें एक ही वीडियो में एक चैप्टर को एंड करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है कि प्रशीतन से आप क्या समझते हैं, प्रशीतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन को समझिए पहले। प्रशीतन का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, जिसको आप सामान्य भाषा में फ्रिज भी कहते हैं। तो प्रशीतन से आप क्या समझते हैं और प्रशीतन का जो प्रिंसिपल है उसका व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट से पढ़ के आप एक बार पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए प्रशीतन का मतलब, प्रशीतन को इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा रखना। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जो फ्रिज होता है उसका जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है बाहर के टेम्परेचर से। तो हम कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है ठंडा रखना। इसे रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। किसी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे तक ठंडा करने की क्रिया को प्रशीतन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी स्थान या पदार्थ हो, उसका जो आपके एनवायरमेंटल का टेम्परेचर है उससे कम उसका टेम्परेचर रखना है, क्या कहलाता है, प्रशीतन कहलाता है। और जो प्रशीतन है, प्रशीतन का सबसे अधिक प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों को ज़्यादा लंबे समय तक चलाने रखने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर हमें कृत्रिम रूप से वातावरण को ठंडा रखना हो वहाँ पर हम प्रशीतन का उपयोग करते हैं। और प्रशीतन को सामान्य भाषा में फ्रिज भी बोला जाता है। तो आप लोगों ने फ्रिज देखा होगा, इसी को रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, इसी को प्रशीतन बोला जाता है। तो प्रशीतन से आप यही समझते हैं कि जो प्रशीतन का कार्य क्या होता है, यह जो वातावरण का ताप होता है वो किसी स्थान या पदार्थ के ताप को वातावरण के ताप से कम कर देता है, मतलब उसको
ठंडा रखता है। तो इस एग्जाम में आपको केवल इतना ही लिखना है, और अगर आप इससे अधिक लिख सकते हैं तो और अच्छा है। बाकी एग्जाम में इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रशीतन का अब यहाँ पर हम सिद्धांत देखेंगे। प्रशीतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, प्रशीतन का सिद्धांत किस पर काम करता है। देखिए, किसी भी वस्तु या स्थान की गर्मी को, मतलब उसका टेम्परेचर को दूर करना और वहाँ पर ठंड को बनाए रखना की प्रक्रिया को ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। जो प्रशीतन होता है उसका प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत जो होता है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, एक क्षेत्र से हीट को रिमूव किया जाता है और इस हीट को दूसरी तरफ डिपॉजिट, मतलब दूसरी तरफ भेज दिया जाता है या जमा किया जाता है। कहने का मतलब देखिए, रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर दो एरिया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जहाँ पर हमको जिस पदार्थ को मतलब ठंडा करना हो उस पदार्थ को यहाँ पर रखेंगे और उस पदार्थ की गर्मी को ये क्या करेगा, बाहर भेज देगा, और वो वहाँ जो पदार्थ होगा, वहाँ का जो स्थान होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन होता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और रेफ्रिजरेशन का डिटेल में जब आप, अभी आपको एक क्वेश्चन इसमें और आएगा कि जो रेफ्रिजरेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होता है उसकी सहायता से आप रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो उसमें आप, इसमें जैसे रेफ्रिजरेशन की बात करें तो उसमें कंप्रेसर लगता है, कंडेंसर लगता है, ड्रायर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर एक फ्रिज का निर्माण करते हैं। तो उसके बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में केवल इतना ही कहा गया है कि प्रशीतन से आप क्या समझते हैं और प्रशीतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वातानुकूलन। वातानुकूलन मतलब एयर कंडीशनिंग को ही हिंदी में बोलते हैं वातानुकूलन। वातानुकूलन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, एयर कंडीशनिंग क्या होता है, एयर कंडीशनिंग को ही एसी बोलते हैं। इसका एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सुविधा के मुताबिक वायु के तापमान, आर्द्रता को नियंत्रित कर सकता है। और यह जो एयर कंडीशनिंग होता है जिस स्थान पर लगाया जाता है वह वहाँ से क्या करता है, गर्म हवा को सोखता है और उस गर्म हवा को अंदर लगे हुए रेफ्रिजरेंट और कॉइल के द्वारा प्रोसेस करके ठंडी हवा को बाहर भेजता है, जिससे क्या होता है, वातावरण ठंडा हो जाता है और उस जगह का टेम्परेचर कम होने लगता है। और एसी में जो है फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो एसी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, एसी में जो होता है ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके कॉइल्स लगे होते हैं, ठीक है, और उन कॉइल्स में रेफ्रिजरेंट होता है जो कि काफ़ी ठंडा होता है। जब गर्म हवा ये सोखता है और रेफ्रिजरेंट से होकर आगे जाता है तो वही आपको वहाँ पर आगे की तरफ ठंडा हवा मिलता है। तो इसी के सिद्धांत पर जो हो, इसी पर आधारित होता है आपका एयर कंडीशनिंग यानी कि वातानुकूलन। ठीक है, आप देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेफ्रिजरेंट से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेंट से आप क्या समझते हैं। एक घरेलू रेफ्रिजरेटर को विद्युत परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। कहने का मतलब जो रेफ्रिजरेटर होम डोमेस्टिक में, मतलब घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसको डिफाइन करना है और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर उसके कार्य सिद्धांत को भी समझाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता क्या है। तो इसको सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन इसका क्या होगा कि वह कूलिंग मशीन जिसके द्वारा किसी स्पेस या सिस्टम अथवा पदार्थ के ताप को उसके परिस्थान ताप, मतलब कि उसके चारों ओर के ताप से कम किया जाता है तथा इस न्यून ताप को कायम रखा जाता है, इसे बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। कहने का मतलब एक ऐसा कूलिंग मशीन जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ को उसके सराउंडिंग जो टेम्परेचर है उससे कम करके और उस ताप को कायम रखते हैं, उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। और रेफ्रिजरेंट किसे बोलते हैं, तो रेफ्रिजरेंट देखिए, तो देखिए रेफ्रिजरेटर जो होता है रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेटर जो है एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु, पदार्थ, सिस्टम के ताप को वाटर के जमाव बिंदु से न्यून ताप पर लाकर सतत कायम रखा जा सकता है। कहने का मतलब जो आप लोग फ्रिज देखते हैं उसको यहाँ पर हम डेफिनेशन दे रहे हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है, इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु, पदार्थ, सिस्टम के ताप को वाटर के जमाव बिंदु, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, कम से कम 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप बनाया जाता है और उस ताप को कायम रखा जाता है, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। और जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है वह घरेलू उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। और आपको बता दिए हैं जो रेफ्रिजरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
और जो एक रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्या क्या लगा रहता है आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। मोटर, कंप्रेसर लगा होता है, कंडेंसर, हाई प्रेशर पाइपलाइन होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है। तो ये सब कंपोनेंट मिलकर एक रेफ्रिजरेटर का निर्माण करते हैं। अब देखिए जो आपका घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसकी प्रणाली के मुख्य भाग निम्न है, मतलब कि कंप्रेसर मोटर हो गया, स्टार्टिंग रिले, थर्मोस्टेट, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये सब कंपोनेंट मिलकर एक फ्रिज का निर्माण करते हैं। और जो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होगा इस प्रकार से बनेगा और यही डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। इस डायग्राम को एक बार आपको समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पूरा इसका डायग्राम है और इसमें देखिए फेज और न्यूट्रल से यहाँ से इसको सप्लाई दिया जाता है। ये आपका थर्मोस्टेट है। जो थर्मोस्टेट स्विच होता है इसका क्या काम होता है, यह रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उसको कायम रखता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स लगे हैं, स्टार्टिंग रिले, रनिंग वाइंडिंग है, ओवरलोड प्रोटेक्टर है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है। अब जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट लगे हैं इन कंपोनेंट को वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए थर्मल ओवरलोड रिले लगा है, इसका क्या काम होता है, यह क्या होता है, यह एक रक्षण युक्ति होता है जो ओवरलोड की अवस्था में कंप्रेसर के साथ जुड़ी हुई मोटर को क्या करता है, ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है। तो ये ओवरलोड रिले का कार्य होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग और यहाँ पर कंप्रेसर मोटर लगा है। तो आपके मन में सवाल होगा इसमें कौन से मोटर का प्रयोग करते हैं और किसका यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग और ये सब वाइंडिंग है। तो आपको बता दें इसमें जो है स्क्वायरल केज मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो आप रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं इसमें स्क्वायरल केज मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि जो ओवरलोड प्रोटेक्टर यानी कि थर्मल ओवरलोड रिले लगा होता है उसका काम क्या होता है, आपको बता दिए। इसका काम जो होता है यह क्या करता है, एक प्रोटेक्टर डिवाइस होता है और ओवरलोड के साथ जो ओवरलोड में कंप्रेसर के साथ मोटर जुड़ा होता है, मतलब जो स्क्वायरल केज मोटर है आपको बताए मोटर जुड़ा होता है, उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक थर्मोस्टेट स्विच है। तो थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है, यह रेफ्रिजरेटर के अंदर आवश्यक ताप को कायम रखता है। कहने का मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर जो इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो होता है -7 से +5 डिग्री। और इसके जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अन्य भागों का टेम्परेचर जो होता है वो +7 डिग्री से +15 डिग्री तक होता है। और आपको बता दें जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर का ताप जो होता है वो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। अब इसमें आपका नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टार्टिंग रिले। स्टार्टिंग रिले जो होता है वो क्या करता है, मोटर के साथ लगी हुई जो मोटर होता है उसी को ये क्या करता है, स्टार्ट करता है। मतलब जो कंप्रेसर के साथ जो मोटर लगी होती है, कंप्रेसर के साथ जो मोटर लगी होती है उसी को यह स्टार्ट करता है। तो यही आपको एग्जाम में बनाना है और इतना ही लिखना है आपको। जब आपसे क्वेश्चन अगर ये आएगा रेफ्रिजरेटर से आप क्या समझते हैं, एक घरेलू रेफ्रिजरेटर को विद्युत परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए। इसका इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है और इसके बारे में जितने कंपोनेंट लगे उसको बारे में लिखना है। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि वाटर कूलर, जो वाटर कूलर होता है उसका इलेक्ट्रिक सर्किट आरेख को बनाओ और उसकी कार्यविधि समझाइए। तो वाटर कूलर आप लोगों को पता होगा कि वाटर कूलर होता क्या है। इसका सामान्य सा डेफिनेशन है कि वह कूलिंग मशीन जो किसी वस्तु, पदार्थ आदि को कूल करता है, कूलर कहलाता है, जैसे वाटर कूलर। और वाटर कूलर जो होता है वह कूलिंग मशीन है जो पानी को ठंडा करता है। कूलर क्या करता है, वाटर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करता है। कहने का मतलब वाटर कूलर जो होता है वो क्या करता है, वाटर को कूल करता है। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक, 60 डिग्री से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को कूल करता है। और जो वाटर कूलर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर, जिसको हम प्रेशर टाइप वाटर कूलर भी कहते हैं। और दूसरा होता है स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। तो जो इंस्टेंटेनियस टाइप, नाम से ही पता चल रहा है तात्क्षणिक मतलब तुरंत, इस जो इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर होता है इसमें क्या होता है, वाटर कूलर जो होता है उसमें पानी अंदर आते ही तुरंत ठंडा हो जाता है। और जबकि स्टोरेज टाइप वाटर कूलर में क्या होता है, जो पानी उसमें स्टोर किया जाता है वो पानी ठंडा होता है। तो यहाँ पर एक दोनों में से किसी एक का मतलब या तो इंस्टेंटेनियस या तो स्टोरेज टाइप।
दोनों में से किसी एक का सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो यूज होता है इसमें, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाकर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, इसी डायग्राम को बना देना है आपको एग्जाम में। ये डायग्राम थोड़ा बड़ा था इसलिए नोट्स में नहीं बनाया गया है। इसी डायग्राम को देखकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस डायग्राम को बना लीजिएगा। इसमें जितने कंपोनेंट है उसका नोट्स हम दे देंगे, यहाँ पर बता नहीं रहे हैं कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर का सिद्धांत, संरचना तथा कार्य सिस्टम का वर्णन कीजिए। इसमें प्रयुक्त संपूर्ण इलेक्ट्रिक सर्किट खींचिए। तो जो एयर कंडीशनर के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं, एयर कंडीशनर को हम एसी यानी कि वातानुकूलक भी बोलते हैं। यह क्या करता है, यह गर्म हवा को सोखता है और उसमें अंदर लगे जो रेफ्रिजरेंट लगा होता है और कॉइल से प्रोसेस करके ठंडी हवा को बाहर निकालता है। यह वातावरण को ठंडा रखने का कार्य करता है। अब देखिए एयर कंडीशनर के कार्य क्या क्या होते हैं। एयर कंडीशनर के कार्य, एयर कंडीशनर जो होता है वो ताप को नियंत्रित करता है। आर्द्रता मतलब कि जिस रूम में हम लगाते हैं या जिस स्थान पर लगाते हैं वहाँ की नमी को नियंत्रण करता है। वायु की सफाई करता है, मतलब जिस प्रकार की वायु की आवश्यकता होती है वो उस प्रकार से यह वायु उत्पन्न करता है, मतलब कि वायु की यह सफाई करता है और वायु प्रवाह को भी यह नियंत्रण करता है। अब एयर कंडीशनर काम कैसे करता है इसको हम समझने के लिए इसके जितने भी पार्ट होते हैं उसको समझना पड़ेगा। तो एयर कंडीशनर को कौन कौन से पार्ट होते हैं, इवेपोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाली ये कंपोनेंट एक एयर कंडीशनर में लगे होते हैं। और डायग्राम की बात करें तो यही इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होगा। अब यही इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को एग्जाम में बना के यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लिखे गए हैं, जैसे इवेपोरेटर हो गया, कंप्रेसर हो गया, रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इन पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल आपको लिख देना है और आपको पूरा नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर 4 जो है एंड होता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और सोल्यूशन जहाँ तक हो सकता था हमने आपको बता दिया, क्योंकि टाइम कम है इसलिए टॉपिक वाइज करके नहीं पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।